मनीष जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। एफआई को लेके आप लोग क्या, आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है कि एफआई आएंगे अब, चूंकि जो वैसे जो फंडामेंटल चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बढ़ रहा है, उनको यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? भले ही हमारी अर्निंग सीजन बेहतर क्यों ना हो जाए, भले ही हमारा ग्रोथ थोड़ा सा बेहतर क्यों ना हो जाए, आप इससे कितने सहमत होते हैं? वो लोग तो बिल्कुल एफआई ने प्रोफेशनल है कि हमारे जहाँ देश जहाँ की, रिटर्न मिलेगा वहीं आएंगे। देखिए कहना, बेसिकली एफआई एक ना ग्लोबल इक्विटी पूल है, एक रिस्क पूल है। वो उसके पास में 160 देश हैं इन्वेस्ट करने को। जब 1990 और 2000 में आपके लोकल इन्वेस्टर को खबर तक नहीं थी, तो उन्होंने पूरा देश का 26% स्टॉक उठा लिया। अब आप एक्साइटेड हो गए हैं, तो वो आपको देख करके कहीं और चले जाएंगे। तो बेसिकली ये एफआई का एक्सेसिबिलिटी है, वो सारे मार्केट्स को है। दूसरा, डेमोग्राफी पे मैंने कई बार बात करी कि एक बार जब एक ये अमीर देशों की जो डेमोग्राफी धीरे धीरे जब एज होती है, तो वो एक्चुअली विड्रॉल मोड में आ गए हैं। इसलिए आज एफआई का नहीं आना नई बात नहीं है कि 10 सालों से एफआई पैसा नहीं आया है, जबकि उसके पिछले 20 सालों में एफआई का बहुत पैसा आया था। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना कि उस बंदे की को टोना बंद करें, क्योंकि वो नहीं आएगा। वो ये ट्रेडिंग वाला पैसा जाता है आता है, लेकिन नेट एफआई का पैसा नहीं आएगा इंडिया नेट में, एफआई का और पैसा कहीं नहीं आएगा। सुनील जी, हाँ सुनील जी, जी, ये एक तो व्यू लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं कि नेट एफआई का पैसा नहीं आएगा, अभी हो गया था, जब आना था आ गए वो लोग। आपको लगता है कि डोमेस्टिक फैक्टर एक इस लेवल पे आ सकता है कि एफआई बाकी रुपये को भूल जाएं, वहाँ के बॉन्ड यील्ड को भूल जाएं, यूएस के यहाँ पे आना शुरू कर दें? क्योंकि अभी भी अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट ठीक ठाक महंगा है, भले ही इतने गिर गया तब भी। नहीं, मेरे थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मनीष जी से यहाँ पर कि मैं एक 6 महीने के टाइम अगर देखें, वो मेरे लिए लगता है कि डेफिनेटली एफआईएस की वापसी की उसके 3 कारण मैं बताऊंगा। एक है कि आप ट्रम्प 3 कारण को बताइएगा, उस तीनों पर रिएक्शन लूंगा, तीनों पैनलिस्ट से, इसलिए बाकी पैनलिस्ट तीनों कारण पर ध्यान से सुनिएगा। हाँ। एक है ट्रम्प को स्ट्रॉन्ग डॉलर पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करना चाहिए तो डॉलर का स्ट्रेंथ उसके लिए नुकसान करेगा, तो ट्रम्प एक वीकर डॉलर की ओर पुश करेंगे। सेकंड, उसके कारण वो भी है कि वो इंटरेस्ट रेट को भी दबाव, अभी पवल है तो झगड़ा कर रहे हैं, मगर ये टैरिफ की झंझट के बाद सेटल होकर वो भी पुश करेंगे फेड को किसी तरह बाई फेयर और अनफेयर मीन्स को रेट कट करे। वो भी एक डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी का सपोर्ट होगा। वो है दूसरी बात। और तीसरी बात यहाँ पर है कि जो एफआईआई ना जब पैसा डालते हैं ना, उनको जो रिटर्न है वो फ्यूचर की डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन के ऊपर रहती है। तो मेरे ख्याल में जब उनको दिखता है कि ये वाली ट्रेंड शुरू हो गई, तो उनको इंडिया जैसे मार्केट जहाँ पे और डिप्रिसिएशन, ऑलरेडी इंडिया में थोड़ी डिप्रिसिएशन हो गई, मानते हैं कि इंडिया का अभी भी ओवर वैल्यूड है ऑन आरईआर बेसिस, मगर फिर भी उनको रुपए में डॉलर वर्सेस रुपी का वीकनिंग मेरे ख्याल में इस एक और साल में खाली 2% होगा, क्योंकि डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट वही है फंडामेंटल तौर पर। तो मेरे ख्याल में एक 6 महीने में ये 3 चीजों के कारण मैं समझता हूं कि थोड़ी एफआईएस की वापसी हम देख सकते हैं। आप जो तीनों फैक्टर गिना रहे थे, और तो मनीष जी इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाहते हैं मनीष जी? हाँ जी, नहीं, फिर मेरा आप ही के पास मेरा आता हूँ। मेरा व्यू, मेरा एक्चुअली दूसरा थोड़ा सा, सुनील जी बता रहे हैं वो आनी जानी का बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आनी जानी तो हाँ लगी रहेगी। हाँ मेहमान है हाँ वो, ठीक है। हाँ हाँ मैं आपको सिर्फ ये बताने की, कई सालों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफआई के लिए इंडिया ट्रेड गॉट ओवर इन 2014। तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आएंगे नहीं आएंगे। हाँ 2014, 15, 16 के बाद में एफआई ने इंडिया में आना बंद कर दिया है। उसके कई सारे कारण हैं, उसके ऊपर हम घंटा और अलग बात करेंगे। एक बार काफी लंबी आपके शो पे एक बार बात हुई है जो पुराने एंकर के साथ। तो एक कई सारे फंडामेंटल रीजंस हैं उस चीज को हम अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आनी नहीं जाने वाला जो पैसा है वो बंद हो गया। एक और हाँ हाँ अंतिम बात कि जो हाँ एफआईआई का जिस तरह का पैसा अवेलेबल है, वो बॉन्ड और रियल एसेट्स के लिए अवेलेबल है। रियल एसेट का मतलब जैसे ब्रुकफील्ड, ब्लैकस्टोन, इस तरह के लोग हैं, उनका पैसा इंडिया में आ सकता है, जो हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब खरीदेंगे। एफआईआई का ब्लाइंड पूल, जिसको इक्विटी पूल बोलते हैं, उसमें आने का कोई हिसाब नहीं बचा है, वो नहीं आएंगे अब। ये मैं 10, 5 साल, 15 साल की स्टोरी बता रहा हूँ। अगले 6 महीने में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। हो भी सकता है आ जाए, हो लॉन्ग सकता है ना आए। टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म की स्टोरी बता रहे हैं। अभय अग्रवाल साहब, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? ये देखिए, मेरा थोड़ा सा मैं एक अब अगर मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएटेड इसमें व्यू अपना दूंगा एज अ फंड मैनेजर, नहीं नहीं, डोमेस्टिक बिल्कुल, फंड मैनेजर। शो का मकसद ये है कि अलग अलग व्यू रखे जाएं। सवाल में एक ही व्यू को रखेगा तो फिर दर्शक को बैलेंस्ड ज्ञान कैसे मिलेगा?
जी। तो देखिए मेरा इसमें ये सोचना है कि अगर एफपीआईज़ को लाना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लाना है, वो तभी आएँगे जब उनको रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दिखेगी। आप उनको पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। जैसे मनीष ने कहा 160 देशों का एसेट क्लासेस का उनके पास ऑप्शन है। तो हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फ़ोकस नहीं दिख रहा है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव बने। अब हर चीज़ तो हम यूएस से इम्पोर्ट करते हैं, फिर हम टैरिफ के लिए डर रहे हैं, पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली ला लेबर आर्बिट्राज वाली चीज़ें हैं, जो हम सस्ता बना लेते हैं। जो यूएस महँगा बनाता है और जो हम यूएस से चाहते हैं, माँगते हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और इस समय जिस तरह से हमारा फ़ोकस है, एक भी एलएलएम मॉडल जो है एआई के लिए इंडिया में किसी ने नहीं बनाया। चाइना में 4 बन गए, यूएस में 3 हैं और हम सिर्फ़ उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर बना रहे हैं। हम कंज़्यूमर हैं एआई के एलएलएम्स के, उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर में हमारा ज़ीरो प्रेज़ेंस है। डॉलर का 50 सेंट का सेमीकंडक्टर हम बाहर से मंगाते हैं। तो ये जब चीज़ें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगी लक्ष्मण जी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस एज़ एन इकोनॉमी नहीं बनेगा। हम ग्रो करते रहेंगे 6% डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैटर करते रहेंगे जो और एक हम एनीवे इंसुलर इकोनॉमी है, ओपन भी नहीं है ज़्यादा, तो ग्लोबल ट्रेड से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो य एक ऐसी इकोनॉमी जो कि इंसुलर है, इनवर्ड लुकिंग है, इनोवेटिव नहीं है, जो इनोवेट नहीं कर रही है, उसको अट्रैक्टिव बनाना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वो बड़ा बड़ा मुश्किल है जिस तरह जिस जिस जगह पे अभी हम हैं। तो आई थिंक ये सोचने की बात ये है कि कैसे इंडिया जैसे चाइना से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यूएस की बात करते हैं, पर हम उस कैटेगरी में नहीं है। वो मार्केट इसलिए महंगे हैं क्योंकि वो इनोवेट करते हैं, वो इनोवेटिव मार्केट है। आप दवाइयाँ ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप डिफेंस के इक्विपमेंट ले लीजिए, स्पेस टेक ले लीजिए, वो सब वहाँ पे है। हम फॉलो कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस जब तक हमारी नहीं बनेगी, इनोवेशन को हम पूरा बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम रियली एक एफपीआईज़ के लिए बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट बन पाएँगे। हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे ही, फिर मैं अभय अग्रवाल साहब के पास जाऊँगा। जब आप कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, इनोवेशन में चाइना हमसे आगे है, इनोवेशन में यूएस हमसे ज़्यादा आगे है, लेकिन हमारा जो मार्केट साइज़ है वो क्या इसमें बहुत मायने नहीं रखता क्या? मार्केट साइज का मतलब कंज्यूमर मार्केट साइज की बात कर रहे हैं। यूएस के लिए जितने भी डिजिटल कंपनियां, उनके लिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। आईटी कंपनियों के लिए भी इंडिया इतना बड़ा रिसोर्स का मार्केट है। तो ये क्या बहुत फैक्टर नहीं करता है? मैं समझना चाहता हूं आपसे, अभिषेक जी।